ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। ये लाइन कश्मीर के खित्ते को मगरबी जानिब से भारत और मशरिकी जानिब से पाकिस्तान में तकसीम करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल कोई आम सरहद नहीं है। इसको 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से आर्ज़ी जंगबंदी के लिए खींचा गया था। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम एक ऐसा इंतखाबी अमल कराया जाना था जिसमें इस खित्ते की आवाम को हक़ राय दही दिया जाता कि आया वो हिंदू अक्सरियती इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं या मुस्लिम अक्सरियती पाकिस्तान का। लेकिन अब जबकि 70 बरस से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, ये अमल अभी तक इल्तिवा का शिकार है और लाइन ऑफ कंट्रोल अभी भी दुनिया की ख़तरनाक तरीन सरहदों में से एक है। 2 माह कबल जब इंडिया ने कश्मीरी अवाम की खुदमुख्तारी ख़त्म करके उस पर कर्फ्यू नाफिज करने का फ़ैसला किया तो लाइन ऑफ कंट्रोल मज़ीद ख़तरनाक हो गई। इस जबर तशद्दुद के माहौल में टीम सोच ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वाक़े आज़ाद कश्मीर के 4 इलाकों का दौरा किया ताकि मालूम किया जा सके कि इस मुतलातिम खित्ते में रहने वाली आम आवाम किस तरह अपनी गुज़र बसर कर रही है। हमारे सफ़र का आगाज़ दुधनियाल से हुआ जो कि आज़ाद कश्मीर के दारुल-खिलाफ़ा मुज़फ़्फ़राबाद से 115 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है, जहां इस साल 30 जुलाई को एक जवान माँ और उसका बेटा हिंदुस्तानी गोलाबारी का निशाना बने। इस गोलाबारी ने जहां तबस्सुम की दाईं आँख की बीनाई मुतासर की, वहीं 3 साला बच्चे का बाजू ज़ख्मी कर दिया। मेरी आँख नज़र नहीं आ रहा, बच्चे के बाजू जी मुदस्सिर नाम है इसका, इसको बाजुओं को लग गई है, बहुत ज़्यादा लग गई है जी। उस टाइम 2 बजे टाइम आसा 3 तारीख से बाहर निकलते हैं तो मैं समझी मक्की बिच छलियाँ निकलते हैं। उस वजह तो एक गोला लगा, बस उस वजह तो ज़ख्म हो गई है ज़्यादा, अखी भी लग गई है, मुख निकी को बाजुओं तो लग गई है। तो छोटा जड़ा भांजा सो फौत हो गया। दुधनियाल के शुमाल जानिब शारदा नामी गांव में हमने 28 साला मरियम बीबी और उनकी बेटी से मुलाकात की। 30 जुलाई को जब मरियम अपने वालिद के घर के पास से गुजर रही थीं तो उनको गोला लगा। उन्होंने हमें बताया कि ये शेल्स कहाँ से आए थे और उनको कहाँ लगे। इधर तल इंदे असें घर जुलते असें बच्चों को बाहर डरने भी लगी गोली, तो इधर इंदे असें घर बच्चों को जुलन था। उस राह भी पहुँचे तो गोला लगा तो लगी उस नाल पीछे बच्ची भी रही बेचारे जिथे आसी तो थी ते अपने ही पिटना पिया। ये बच्ची भी नाल आसी, बच्ची को सांस रोक के लगी। अस्पताल में चौथा बच्चे आसी जे एक बच्चा आसा उसको मुंह तो पूरा गोशत चाहिए सही गोलियां की वजह ना, तो उसको तो पट्टियाँ कर दिया सी। एक कुड़ी आसी तो उसको एक अखी को लगी दिया सी, खासा अखी को अगो तला शेल लगा देता है, उसको लाए दिया सी टांके, तो टांके खोल दिया सी। तो एक बच्चा खड़े था सतला उसको पेशाबा की जगह जुड़ी आसी सुर चाह गिदी दिया सी, वो तला खड़े था बस तला अंदर रात को मोड़ को उसकी लाश आंदी मोड़ के। बहुत मुश्किल होगी, बस रात दिन गम ही बिच गुजरती है जी, सुकून दिन नहीं कोई सेहत गुजरती। लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपरी जानिब शारदा से 55 किलोमीटर की मुसाफत पे वाक़े एक अलग गांव हलमत में हमारी मुलाकात अब्दुल रहमान से हुई। 27 अगस्त को हिंदुस्तानी तोपों की बिला इम्तियाज़ फायरिंग के बाइस उनका घर तबाह हो गया था, जिसमें उनके बहनोई अब्दुल जलील शाह शहीद हो गए। 27 अगस्त को ये वाक़ा हुआ है। इंडियन आर्मी ने गोलाबारी की है। सुबह 9:30 बजे शुरू हुआ, तकरीबन 1:45 बजे तक पूरे सिविल आबादी पे उन्होंने जो गोला हिट किए हुए। ये मकान आपके सामने, यहाँ उन्होंने जानबूझ के जो है इस पे गोला हिट किया हुआ है इंडियन आर्मी ने। यहाँ इसके अंदर 22 लोग मौजूद थे, जिसमें मेरा बहनोई अब्दुल जलील शाह शहीद हुआ। उसके साथ मेरी वाइफ भी थी जो ज़ख्मी हुई। जब भी फायरिंग करें, जब भी गोलाबारी करें तो सिविल आबादी को जो हिट करते हैं जानबूझ के हिट करते हैं। वो अब्दुल जलील शाह जो इस मकान में शहीद हुआ वो मेरा बहनोई था। उसके चार बच्चे हैं। जिस वक्त ये वाक़ा हुआ हमारा सिर्फ 2 मिनट पहले उनसे रब्ता हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें चाय ला के उनको पिलाई।
2 मिनट के बाद हमने दोबारा रब्ता किया, उसके साथ रब्ता नहीं हुआ। दोबारा दूसरा भाई था यहाँ पे, ये शल पड़े हुए, इससे बड़ी एक शल थी यहाँ पे जो उसके जिस्म के बिल्कुल साथ लगी हुई थी, वो मैंने खुद उठाई है उससे। उसने तकरीबन जो 20-22 बंदे थे उनको ला के खाना खिलाया। बाहर से वो जगह पे पड़ा हुआ था, चूल्हे पे चाय पड़ी हुई थी, वो पतीला समेत उठा के यहाँ पहुँचा, दौड़ते दौड़ते अंदर चला गया निचली मंजिल पे। उन सब लोगों को उसने चाय पिला दी। और चाय फिर उसने जब इंडियन आर्मी ने शदीद गोलाबारी, यहाँ पे करीब गोले लगे, उसने सब लोगों को कहा कि ये चाय हमारी आखिरी चाय है, क्या पता हमें दोबारा नसीब हो या ना। वो सब लोग कलमा पढ़े और कलमा पढ़ते पढ़ते वो शहीद हुआ यहाँ पे। दारुल खिलाफा मुजफ्फराबाद में डॉक्टर्स अभी भी हिंदुस्तानी गोलाबारी के शिकार जख्मियों का इलाज कर रहे हैं। 5 अगस्त के बाद अभी भी मुसलसल वायलेशंस होती जा रही हैं और कुछ पता नहीं होता, किसी दिन जो है ना वो फायर खोल देते हैं इंडियन आर्मीज़ और हमारे मासूम लोग जो हैं और हमारे आर्मी के लोग भी। हालांकि टॉलरेंस बहुत ज़्यादा है हमारे आर्मी में, लेकिन अब अगर ज़ाहिर है वो अगर एक चीज़ कर रहे हैं तो फिर हमें रिस्पॉन्स से अपनी पॉपुलेशन को सेव करने के लिए हमें वो करना पड़ता है रिस्पॉन्स। आप अगर उस वक्त आते आप देखते कि हर तरह के पेशेंट्स यहाँ पे मौजूद थे। हमारा फ़ीमेल वार्ड भरा हुआ था, हमारे मेल वार्ड में बच्चों से ये पूरी बे बच्चों से भरी हुई थी। अगर आप उस वक्त की वीडियोस देखें तो मतलब, और मैं आपको बता रहा हूँ कि कैजुअलिटीज़ इतनी आई कि मतलब हम खुद हैरान थे कि यार इतनी मैस कैजुअलिटीज़ थी। मुजफ्फराबाद के जनूब में वाक़ कस्बे चकोटी में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार फायरिंग की वजह से मकामी मईशत तबाह होकर रह गई है। ट्रेड जो है वो 27 जो प्रीवियस हमारी जो एस्केलेशन थी फरवरी की, उसके बाद जो है ट्रेड बंद है। एक ह्यूज नंबर ऑफ़ पीपल जो है वो थाउजेंड्स में जो कि डिपेंडेंट थी लेबर फोर्स के तौर पे यहाँ पे काम करती थी, वो अनएम्प्लॉयड हो चुकी। अभी तक कोई हमें ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं मिला जो हमें लग रहा हो कि जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सीरियस है इसको दोबारा से इसको चलाने में। बट जो 5 अगस्त के बाद जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। लेकिन चकोटी हमेशा से इतना वीरान नहीं था। जिस वक्त यहाँ से LOC से ट्रेड हो रहा था बाकायदा, तो उस वक्त यहाँ पर यानी बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा था, रौनकें भी थी, सब कुछ था। लेकिन आप इस वक्त देख सकते हैं कि यानी बाज़ार इस वक्त 2 बजे का वक्त है और बाज़ार हमारा पूरा खाली पड़ा है, दुकानें बंद पड़ी हैं, यानी तकरीबन आधा कारोबार लोगों का ख़त्म हो चुका है। पिछले 2 माह में हिंदुस्तान की जानिब से होने वाली जारियत के बाइस चकोटी के रहायशी अपने घरों के नीचे बंकर्स बनाने पर मजबूर हो गए हैं। मेरा नाम कामरान है, हम इधर LOC के पास चकोटी में रहते हैं। ये देखें, ये हमारा घर है और इसके नीचे हमने एक बैंकर बनाया हुआ है। तो बैंकर अगर आपको हम दिखाएं, बैंकर ये जिस टाइम बहुत ज़्यादा फायरिंग होती है उस टाइम हम इधर आते हैं बैंकर में। ये हमारा बैंकर है, यहाँ तकरीबन आई थिंक 14 या 15 लोगों की गुंजाइश है। यहाँ 5 अगस्त के बाद जो फायरिंग हुई है उसमें ये हुआ है, सबसे पहले पांडू सेक्टर पे स्टार्ट हुई है। तो उस वक्त हम बैंकर पे नहीं थे, जिस वक्त इधर गोले स्टार्ट हुए ये सामने पाल इधर टावर के पास, तो उधर जिस वक्त शुरू हुए तो हम बैंकर में आ गए। इर्द गिर्द जो मोहल्ले के इलाके थे, इधर घर थे जिनके पास बैंकर नहीं है, वो भी हमारे साथ इधर आ गए। तो 8 बजे फायरिंग इधर स्टार्ट हुई तो सुबह 8 बजे तक हम इधर ही रहे बैंकर में। लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब से होने वाली गोलाबारियों में अपने घर, आज़ा और प्यारों को खो देने के बावजूद इस इलाके के रिहायशियों के लिए एक खुद मुख्तार रियासत के हुसूल की जद्दोजहद अभी भी जारी है। बेटा मेरा उधर काम कर रहा था मकान का, मिस्त्री भी लगे हुए थे। आर्मी की इंडिया की शेलिंग हुई तो उससे वो गोला लगा वहाँ, तो उसको शेल लगा, उसके शहीद हो गया। ये तो एक नमान था, कितने नमान शहीद हो जाएं, कोई मसला नहीं है हमारे लिए। अल्लाह का फजल, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा हुआ है, उस पर हमारा ईमान है, मौत आनी है। मेरे बेटे को अच्छा रुतबा अल्लाह ने दिया है, शहादत का रुतबा दिया है, तो बाकी भी अगर इसी तरह हो जाए, मैं खुद भी हो जाऊँ, कोई मसला नहीं है मेरे।
इंशाल्लाह मोदी को हमारा पैगाम दे कि कश्मीर हमारा आज़ाद होगा और हम ले के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। ये किस्त लाइन ऑफ कंट्रोल के किनारे ज़िंदगी पर मबनी सीरीज़ का पहला हिस्सा है।